हेलो सीकर्स, वेलकम टू सीकर स्टडी। सीकर स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। तो इस चैप्टर को डिटेल में समझने से पहले चलते हैं और इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ओवरव्यू के लिए एक माइंड मैप है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। 6 कैरेक्टरिस्टिक हैं। इनको पढ़ने के बाद हमें क्या पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड फॉर्म में होती है, तो उसको बैलेंस करना पड़ता है, वो हम सीखेंगे। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसके 5 टाइप होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ही रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हमें डिटेल में पढ़ना है, जिसके 3 टाइप हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है, जो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस की तरफ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। Chemical reactions. A chemical reaction is a process in which one or more substances known as reactants are converted to one or more different substance known as product. तो अब हमें इससे क्या समझना है, इससे ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो है, ये रिएक्टेंट्स ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, इसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और कुछ नहीं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसकी प्रोसेस को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम कैसे बोल सकते हैं, ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ये कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। आप सबने पीरियोडिक टेबल तो देखी हो, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनसे कंपाउंड बनते हैं, तो उन सबके बीच में रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो उन्हीं सब सब्सटेंस का जब रिएक्शन होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन, जिसमें कुछ रिएक्टेंट्स कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ न्यू फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं और एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ नया बन रहा है, इस नए बनने की प्रोसेस को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन, अब हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सीधा सिंपल एग्जाम्पल लिया है वाटर का। वाटर का एग्जाम्पल हम सबको पता है वाटर कैसे बनता है, H2 + O2 गिव्स वाटर। ठीक है, H2 + O2 क्या देता है, पानी देता है। अब H2 का क्या कितना मॉलिक्यूल है यहाँ पे, 1, और ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है, 1। अब मॉलिक्यूल है क्यों, क्योंकि इसके आगे 1 ही है, ये 1 ही है, ये 1 मॉलिक्यूल है, और ये जो है ये एटम है। ठीक है, तो ये अगर H2 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। अगर O2 लिखा है तो इसका क्या मतलब है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के तो 2 एटम हैं, लेकिन ऑक्सीजन का तो 1 ही एटम है, तो यहाँ तो गड़बड़ हो गई। तो अब हमें यही बैलेंस करना होता है। अब ये देखो, ये वाला है बैलेंस फॉर्म। अब इसमें हमने क्या किया, ये कोफिशिएंट हमने H के आगे, मतलब हाइड्रोजन के आगे लगा दिया है, तो उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, ये देखो, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था तो ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट, जो नंबर हम एलिमेंट के आगे लगाते हैं या किसी कंपाउंड में सबसे पहले वाले एलिमेंट के आगे लगाते हैं, तो ये हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब उसके एटम से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, और उसके मॉलिक्यूल्स 2, तो 2 2 = 4, तो टोटल एटम कितने हो गए, 4। अब ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे 1 ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम उसको 1 ही मानेंगे, तो 2 1 = 2 कितना हुआ, 2। तो ऑक्सीजन के तो 2 ही एटम रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे। अब हमें इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब ये वाली साइड को बैलेंस किया, प्रोडक्ट वाली साइड को, राइट साइड को, तो अब हमें लेफ्ट साइड में भी बैलेंस करना होगा। तो अब हम इधर आएंगे, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, इधर 4 हो गए, तो अब हमें यहाँ पे भी तो 4 करने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। इस तरीके से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा।
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी अनबैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर? प्रॉब्लम थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं था। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम थे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का बस एक ही एटम था। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? कोएफिशिएंट लगाना पड़ा। अब ये नंबर जो है ये कोएफिशिएंट है। जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ये नंबर लगाया वाटर के मॉलिक्यूल के आगे, तो हमने क्या देखा कि यहाँ तो हाइड्रोजन के 4 हो गए एटम, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, लेकिन हाइड्रोजन अब अनबैलेंस्ड हो गया। तो अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट की साइड से देख करके रिएक्टेंट की साइड में भी हमने ये 2 कोएफिशिएंट को लगा दिया। इससे क्या हुआ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की साइड बैलेंस हो गई। ठीक है, चलिए हम इतना समझ चुके हैं। अब हमें क्या देखना है कि रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड में होते हैं, प्रोडक्ट्स राइट साइड में होते हैं। जब हम एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं रिएक्शन के लिए समझाने के लिए, तो हम उसमें स्टेट ऑफ मैटर लिखते हैं। जैसे वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है तो L लिखा हुआ है, जो O2 ऑक्सीजन है वो गैसियस स्टेट में होता है इसलिए G लिखा है, हाइड्रोजन भी गैस है इसलिए यहाँ पर भी G लिखा हुआ है। ठीक है, कोएफिशिएंट मैंने आपको समझा ही दिया है। कोएफिशिएंट का मतलब है मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन का यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है। जब कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब 1 है। ठीक है, यहाँ पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अब एटम्स देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 2 ज़ा 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, सबस्क्रिप्ट और कोएफिशिएंट की। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई होने के बाद क्या पता चला हमें कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 2 ज़ा 4, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। ठीक है, चलिए हम इतना समझ गए। अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है एक बार देख लेते हैं। जब एलिमेंट होता है जैसे कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, तो इसमें कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन जब 2 एलिमेंट मिलते हैं, तब क्या बनता है, कंपाउंड। अब इस कंपाउंड के लिए एक फॉर्मूला होता है ऐसा, जैसे यहाँ पे 2H2O है, तो ये फॉर्मूलाज हर कंपाउंड का अलग अलग होता है। ठीक है, ये आपने बनाना सीखा ही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। क्या हमें पता है हम सबको कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर ना बनता है ना बिगड़ता है, वो क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन्होंने क्या बनाया, वाटर को बनाया। 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलके 2 वाटर मॉलिक्यूल को बनाया है। ठीक है, रिएक्टेंट्स 2 थे हमारे, प्रोडक्ट 1 बना। तो हमने क्या देखा कि ये भी बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड मतलब एटम सारे बराबर हैं। तो ये बैलेंस करने का हमें क्या समझ में आया कि मैटर ना बनता है ना बिगड़ता है, मैटर सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है। इसीलिए यहाँ पर भी एटम बराबर हैं और यहाँ पर भी एटम बराबर हैं। रिएक्टेंट साइड में भी एटम्स बराबर हैं, प्रोडक्ट साइड में भी एटम्स बराबर हैं। इसीलिए हमें क्या कहते हैं, बैलेंस करना पड़ता है। अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो वो रिएक्शन, वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है हम समझ गए। रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का कुछ नया बनाना, इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मगर अब केमिकल रिएक्शन के इंडिकेटर्स क्या हैं, केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको कैसे हम पता करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। ठीक है, तो ये पता करने के ये 6 ये इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कहीं पे गैस का इवोल्यूशन हुआ किसी रिएक्शन में तो हमें पता चल जाएगी कि वो केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ तो हमें पता चल जाएगा। कलर में चेंज हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ, या स्टेट में चेंज हुआ, या कि कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, तब हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो इसको समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जब हम बेकिंग सोडा जो कि सॉलिड फॉर्म में है उसको कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, विनेगर के साथ। ये बेकिंग सोडा जब विनेगर के साथ यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है तो क्या हो रहा है, अभी देखना, फॉर्मेशन ऑफ बबल, बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ये। ठीक है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है,
कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनविजिबल होती है लेकिन बबल्स के फॉर्म में हमें दिखती है जब ये गैस रिलीज होती है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ कि नहीं हुआ, तो हमें पता चल गया यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। किसी भी इनसॉल्यूबल चीज़ का फॉर्मेशन होना, सब्सटेंस का, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना किसके अंदर, जब एक रिएक्शन हो रहा है तो एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनसॉल्यूबल है, ये मिक्स नहीं हुआ उसके अंदर, सॉल्यूबल नहीं हुआ, तो ये ऐसे ही नीचे क्या होगा, नीचे जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में हमने क्या लिया है, हमने लिया है इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड को, ये है पोटेशियम आयोडाइड KI, और हमने लिया है लेड नाइट्रेट, ये है लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। जब हमने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो PbI2 है ये मिक्स नहीं हुआ, ये सॉल्यूबल नहीं हुआ, ये इनसॉल्यूबल था, तो ये क्या हुआ, प्रेसिपिटेट हो गया, इसकी एक PPT बन गई, फॉर्मेशन हो गया प्रेसिपिटेट का, और KNO3 अलग हो गया, KNO3 का सॉल्यूशन अलग हो गया। तो इससे हमें पता चला यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन कलर, ये है हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो इसको समझते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन ये है पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया, ऑक्जेलिक एसिड डाला, ये देखो ऑक्जेलिक एसिड है, ये हमने मिक्स किया, ये ऑक्जेलिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं जो इसमें मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, अब मिक्स होने के बाद क्या हो रहा है, इसका कलर चेंज हो जा रहा है, कलर क्या हो जा रहा है, पर्पल से वाइट हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इसमें मैंगनीज 2 Mn2+ के आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि कलरलेस होते हैं। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट में जब ऑक्जेलिक एसिड को ऐड करते हैं तो Mn2+ के आयन रिलीज होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, इसीलिए इसमें चेंज ऑफ कलर दिखता है हमको। तो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर। हमने चेंज इन कलर देख लिया, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट देख लिया, और हमने पहला वाला इवोल्यूशन ऑफ गैस भी देख लिया। अब हम चेंज इन टेम्परेचर देख लेते हैं। अब हमें टेम्परेचर चेंज से कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें क्विकलाइम है, ये देखो ये क्या है, क्विकलाइम के क्रिस्टल्स टेस्ट ट्यूब के अंदर। जैसे ही हमने इसमें पानी को मिक्स किया तो क्या हुआ, हीट का प्रोडक्शन हुआ, हीट इवोल्यूशन हुआ, गर्म हो जाएगी ये टेस्ट ट्यूब जो है, गर्म हो जाएगी, आप छू के देखोगे तो गर्म हो जाएगी, पहले नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने क्विकलाइम के अंदर वाटर को मिक्स किया तो हीट प्रोडक्शन की वजह से अब ये गर्म हो जाएगी। और जो CaOH ट्वाइस है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक इसकी PPT बन जाएगी। ठीक है, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हीट प्रोड्यूस हुई जब हमने क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, चेंज इन स्टेट। तो अब चेंज इन स्टेट पे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे बेसिक एग्जांपल हमने लिया है वाटर का। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस के साथ जब रिएक्ट करती है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन्वॉल्व्स अ चेंज इन स्टेट। तो इसमें क्या हो रहा है, स्टेट का चेंज हो रहा है। पहले गैस थी, दोनों गैसेस थी, अब क्या हो गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई, तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट हुआ। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। गैस के मॉलिक्यूल आपको पता होता है कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं, उनके बीच में काफ़ी स्पेस होती है। लेकिन वहीं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, करीब करीब पास होते हैं, कम लूजली पैक्ड होते हैं। और वहीं सॉलिड का क्या होता है, उसमें डेंसली पैक्ड होते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एकदम चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, गैस, 2 गैसेस मिल करके एक लिक्विड फॉर्म बना रही हैं जिसको कहते हैं वाटर। इससे हमें पता चल रहा है इस केमिकल रिएक्शन में चेंज इन स्टेट हुआ है। ठीक है, तो अब ये होता कैसे है, ये होता ऐसे है कि हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने 4 एटम है, इनके बीच की बॉन्डिंग और ऑक्सीजन के 2 एटम के बीच की बॉन्डिंग पहले टूटती है, और फिर जब इन दोनों की वापस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पहले वीक वैन डर वाल्स फोर्स था, अब वापस से जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तब ये थोड़ी स्ट्रांग होती है और ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये करीब करीब आ जाते हैं, तो इससे ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस नेचर में जब होती है तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं, मतलब गैस का
लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो अब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ये हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। जैसे वुड जो होती है, जब उसमें आग लगती है या हम उसे जलाते हैं तो क्या उसमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है मीथेन की फॉर्म में, वो रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे ये वुड है, जब इसको हमने जलाया तो इसमें से क्या निकला, CO2 निकला और ऐश निकली। ठीक है, इसको जलाने पर हमें CO2 मिला, गैस, CO2 गैस, और जब ये लास्ट में पूरी जल गई तो हमें राख मिली। तो इसमें कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। हमने अभी तक केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए, केमिकल रिएक्शन के बाद हमने केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। अब हमें केमिकल इक्वेशन पढ़ना है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का, ठीक है ध्यान से देखना, जस्ट अ सेकेंड, केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देखो जैसे ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, इसको मैंने सिंबल्स के थ्रू दिखाया है, सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, केमिकल फॉर्मूला के थ्रू प्रेजेंट किया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट किया तो उसको मैं क्या कहूँगी कि वो केमिकल इक्वेशन है, मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो तो अब ये 3 टाइप के होते हैं। वर्ड इक्वेशन, इसमें हमने क्या किया, हमने जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड है, उसको सीधे सीधे लिख दिया। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके साथ में वाटर बनाते हैं, तो मैंने पूरा लिख दिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। फिर हमने क्या देखा कि ऐसे लिखने में तो काफ़ी टाइम लग रहा है, तो हमने क्या किया, स्केलेटल इक्वेशंस बना ली। मतलब हमने उनको सिम्बल्स के थ्रू दिखाया और केमिकल फॉर्मूला के थ्रू। वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सिंबल है H+O। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूला के थ्रू दिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब स्केलेटल इक्वेशन में क्या था कि ये बैलेंस नहीं थी, तो अब हमने क्या किया, इनको बैलेंस फॉर्म में दिखाना स्टार्ट कर दिया। क्यों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था चैप्टर के कि हमें क्या है, हम दोनों साइड पे बैलेंस रखना है, क्योंकि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये मैटर क्या होता है, ना ही बनता है ना बिगड़ता है, इसीलिए दोनों तरफ जो एटम का नंबर है, जो मास है, वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम थे, ऑक्सीजन के 2 थे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का सिर्फ 1। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया वाटर में। जब वाटर में हमने 2 लगाया तो वाटर दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 2 एटम हाइड्रोजन के, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। प्रोडक्ट साइड पे हो गए, तो अब रिएक्टेंट साइड पे भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, 2 को लगा दिया। मतलब हमने 2 कोफिशिएंट दोनों साइड पे लगा दिया। इस तरीके से हमने इसको क्या किया, बैलेंस किया। तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना हम सीखते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है हमने वो पढ़ लिया। चलिए अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो क्वांटिटी होती है एलिमेंट की और उनके एटम की, वो केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनमें डिफरेंस आएगा तो क्या हो जाएगा, रूल ब्रेक हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा रिएक्शन के पहले जितना आपके नंबर ऑफ एटम्स थे उतने ही बाद में होने चाहिए, इसलिए हमें बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देखना है, स्टेप्स टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के अब स्टेप्स देखने हैं। ठीक है, 5 स्टेप हैं। वैसे तो आपकी NCERT बुक में टोटल 7 है, लेकिन यहाँ पे 2 मुझको वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 रखे हैं। ये मेथड कौन सा है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। एक दूसरा मेथड भी होता है, लेकिन आपकी बुक में हम यही दिया है तो हम बस यही पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहला स्टेप इसमें क्या है, ध्यान से देखो। पहला स्टेप, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अगर कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन है तो उसमें कितने एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट। जैसे वाटर वाले इक्वेशन में कितने थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही 2 एलिमेंट हैं। तो इनके नंबर ऑफ एटम आपको क्या करने हैं, लिख लेने हैं।
ठीक है। अब इनको क्या करना है, स्टार्ट बैलेंसिंग, बैलेंस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, किसके साथ, उसके साथ स्टार्ट कर दो, किस एलिमेंट के साथ, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसके हैं, H2 और O में, किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, तो उसके साथ बैलेंस करना स्टार्ट कर दो। लेकिन हाइड्रोजन तो बैलेंस ही है, तो फिर हमने क्या देखना, ऑक्सीजन वो अनबैलेंस्ड है, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ बैलेंस करना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे और भी ढेर सारी इक्वेशंस होती हैं, तो हमने क्या देखना है कि जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है और वो डिसबैलेंस है, वो अनबैलेंस्ड बैलेंस्ड नहीं है, तो हमने उसके साथ स्टार्ट करना है बैलेंस करना। ठीक है, वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लो और उसके साथ बैलेंस करना स्टार्ट कर दो। अब थर्ड पॉइंट क्या है, बैलेंस ईच एलिमेंट 1 by 1 ऑन LHS एंड RHS, मतलब एक एक करके हर एलिमेंट को बैलेंस करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। ठीक है, फिर चौथा स्टेप है, जब बैलेंस कर लिया है तो उसके बाद अब चेक भी तो करो कि सही है कि नहीं, तो काउंट करोगे, दोनों साइड पे एटम्स को काउंट करोगे, इधर कितने हैं उनको काउंट करोगे, फिर इधर कितने हैं उनको काउंट करोगे। अगर दोनों तरफ बराबर है, इधर भी 2 इधर भी 2, तो सही है। अगर इधर 3 और इधर 2 तो मतलब गलत है, तो फिर से करोगे। अब पांचवा स्टेप क्या है, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब हमने उनकी स्टेट भी लिखनी है कि वो गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो ये उनकी हमें गैसियस स्टेट भी लिखनी है, फिजिकल स्टेट्स भी लिखनी है। ठीक है, इक्वेशंस की। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, सिंपल, इसमें बस एलिमेंट सेलेक्ट करना है, उसके एटम लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जितने भी हैं उसको लिखना स्टार्ट कर देना है और फिर उसको बैलेंस करते जाना है उस एटम के साथ, उस एलिमेंट के साथ जो जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और उसको बारी बारी लेफ्ट LHS और RHS में बैलेंस करना है, फिर चेक कर लेना है और चेक करने के बाद लास्ट में फिजिकल स्टेट लिख देनी है। तो अब हम इसको समझते हैं एक बारी एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, देखो ये वाला एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, तो हम इससे समझते हैं। एग्जाम्पल है आयरन का। ठीक है, Fe + H2O गिव्स Fe3O4 और H2 गैस। ठीक है, ये अब अनबैलेंस फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या था कि एलिमेंट्स को क्या करना है, अलग अलग लिख लेना है। तो इसमें देखो कितने एलिमेंट है, इसमें एक पहला तो आयरन है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है, और तीसरा ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड पे ही देख लो कितने एलिमेंट है टोटल, दो रिएक्टेंट हैं, एक आयरन और एक वाटर। अब इन 2 रिएक्टेंट में एलिमेंट कितने हैं, एक आयरन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो तीनों को हमने क्या किया, टेबल में लिख लिया। अब LHS पे और RHS पे इनके क्या करो, एटम्स को फाइंड आउट करो, गिन लो, काउंट कर लो। ठीक है, देखो अब काउंट करते हैं। यहाँ पे आयरन कितना है LHS में, देखो आयरन LHS में कितना है, 1 है, सही है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 3 है, अरे भाई 2 और चाहिए बैलेंस करने के लिए आयरन को। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना है, RHS में हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर भी 2 है, चलो ये तो बैलेंस है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, 1 एटम है, और यहाँ पे कितना है भाई, 4 हो गए, ये तो ज़्यादा है, तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या करना है, पहला स्टेप हो गया, हमने पहले राइट डाउन कर लिया एलिमेंट्स को और उसके एटम को काउंट कर लिया। अब हमने दूसरा स्टेप करना है कि हमें वो एलिमेंट लेना है जिसके एटम सबसे ज़्यादा हैं। तो वो एलिमेंट कौन सा है जिसके एटम ज़्यादा हैं, देखो 2H2, नहीं ये तो ज़्यादा नहीं है, Fe3, हाँ ये ज़्यादा है, लेकिन O4 देखो ये सबसे ज़्यादा है, तो हमने ऑक्सीजन को लेना है। फिर ऑक्सीजन को लेने के बाद हमने क्या करना है, देखना है, 2 मिनट, देखो हमें देखना है कि यहाँ पे 4 है कि नहीं प्रोडक्ट साइड में, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो 4 लिख नहीं सकते है ना, तो हम क्या करेंगे, 4 कोएफिशिएंट लिख देंगे। 4 कोएफिशिएंट मतलब ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, 4 को हम इस कंपाउंड के आगे लगा देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी तो ऑक्सीजन के अब कितने हो गए, रिएक्टेंट साइड में भी 4 हो गए और प्रोडक्ट साइड में भी 4 हो गए, मगर हमने गड़बड़ कर दी। हमने 4 तो कर दिया, अब बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कैसे डिसबैलेंस हो गया, अब जब यहाँ पे हमने 4 किया तो 4 2 ज़ा कितना हो गया, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी 4 2 ज़ा मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम पहले से थे और अब वो 4 मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो अब टोटल कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे 8 एटम हो गए हैं, देखो यहाँ पे कितने हो गए, 8 एटम। अब हमने यहाँ देखना है, यहाँ कितने, यहाँ पे तो 2 ही हैं, तो 2 में अब हमें 4 और ऐड करने हैं। ठीक है,
मतलब कितने, छः एटम और ऐड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का कोफिशिएंट लगा देंगे, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया दोनों साइड पे, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। और ऑक्सीजन अपना बैलेंस हो ही गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 लगा देंगे और यहाँ पर भी 4 लगा देंगे। अब हम देखेंगे तीसरा क्या है। अब एटम्स ऑफ आयरन, ये बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब आयरन को बैलेंस करते हैं, ये 3 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चुपचाप 3 लगा देंगे। भाई ये भी बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। और मज़े की बात यह है, जब हमने यहाँ पे 3 लगाया तो यहाँ कुछ और था नहीं, ये बस एक एलिमेंट है आयरन का, यहाँ कोई कंपाउंड नहीं था, तो इसीलिए अब हमें दोबारा बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, जैसे हमें वाटर वाले में करना पड़ा था। तो इसीलिए यहाँ पे 3 कोएफिशिएंट लगे, पहला 3Fe, फिर दूसरा 4H2O और यहाँ पे तीसरा 4H2। अब ये 3 कोएफिशिएंट लगने के बाद ये पूरी इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई है। देखो लास्ट वाले में देखो, अब ये बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। देखो अब आयरन कितने हैं, 3 रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। ये है रिएक्टेंट साइड और ये है प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो अब रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है, Fe3 है और यहाँ पर भी Fe3 है, सही है। हाइड्रोजन कितना है, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे कितना है, 4 2 ज़ा 8। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड पे, 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 लगा है तो इसकी मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगी और ऑक्सीजन में भी होगी। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे बस एक ही एटम था तो 4 है, तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, अरे सॉरी एटम कितने हो गए, 4 हो गए। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 4। तो यहाँ पे ये टोटली बराबर हो चुका है, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। चलो अब इसमें 2 नोट दिए हुए हैं, हम वो देख लेते हैं। पहला नोट क्या है, द सिंबल G इज यूज विथ H2O टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। हाँ देखो यहाँ पे एक ध्यान से देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आयरन में तो सॉलिड लिखा है, आयरन सॉलिड के फॉर्म में होता है, लेकिन H2O तो लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो हमने G क्यों लिखा है, तो इसलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे वाटर को स्टीम की फॉर्म में लिया है, लिक्विड फॉर्म में नहीं लिया है वाटर को, स्टीम की फॉर्म में, तो स्टीम की फॉर्म में लिया है इसीलिए G लगाया है, ठीक है। पहला नोट। अब दूसरा नोट पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि हम ऑल्टर नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते, किसको, कंपाउंड्स के फॉर्मूले को या एलिमेंट के फॉर्मूले को रिएक्शन में। अब देखो कैसे, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जब 3 लगा रहे हैं, इस कोएफिशिएंट को लगा रहे हैं, कोएफिशिएंट 3 को, तो ये Fe के आगे लगेगा लेफ्ट साइड में, ठीक है, ना कि Fe के पीछे लगेगा राइट साइड में। इस तरीके से नहीं लगेगा, ना ही इस तरीके से लगेगा ब्रैकेट लगा करके, ठीक है। इसको लगाने का बस, इस कोएफिशिएंट को लगाने का बस यही एक तरीका है कि उस एलिमेंट के आगे लगा दो यहाँ पे, देखो, ठीक है। इस तरीके से तुम नहीं लगा सकते, क्योंकि इस तरीके से लगाओगे तो फिर वो एटम हो जाएगा, ठीक है। ये एटम है, ये एटम, ठीक है, ये एटम, मगर ये मॉलिक्यूल है। ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे वाटर के 4 मॉलिक्यूल हैं, ये बता रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या हैं। 5 टाइप हैं, ठीक है, पांचों टाइप इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखते हैं। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन, तीसरा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवा है रिडॉक्स, ठीक है। बारी बारी अब हम इसको समझते हैं। चलो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, मतलब A + B गिव्स AB, मतलब यहाँ पे 2 चीज़ें मिल करके कुछ नया बना रही हैं, ठीक है। 2 चीज़ें क्या कर रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, ठीक है, सिंथेसिस हो रहा है, कुछ नया बन रहा है। इज अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 सब्सटेंस जुड़ करके एक सिंगल सब्सटेंस, मतलब एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमने क्विकलाइम का, क्विकलाइम और वाटर। क्विकलाइम यहाँ पे देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें है पानी। जब इनका रिएक्शन हुआ तो क्या बना, स्लिक्ड लाइम बनी, स्लिक्ड लाइम, और हीट का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। अब इसको देखो, इस हाथ से टच करेंगे तो ये बीकर क्या होगा, गर्म महसूस होगा, वार्म, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, 2 सब्सटेंस, 2 रिएक्टेंट्स का जुड़ना
और कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक और चीज़ पे ध्यान दो, हीट क्या है, इवोल्यूट हुई है, मतलब बनी है एज अ प्रोडक्ट, रिएक्शन के बाद एज अ प्रोडक्ट हीट इवोल्यूट हुई है। तो अब एक बात बताओ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बताओ। हाँ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें हीट जो है उसका इवोल्यूशन हुआ है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड टाइप आ जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे नाम से पता चल रहा है डिकम्पोज हो रहा है, एक कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है उसके प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब जैसे यहाँ फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो रहा है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, SO2 और SO3 में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को लिया और उसको हमने बॉईल किया बर्नर के ऊपर, ठीक है, हमने हीट दी है इसमें। अब यहाँ पे फोकस करने की चीज़ क्या है, वहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट इवोल्यूट हो रही थी, हीट प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ पे हीट हमने दी है, ये देखो हम हीट दे रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें हीट देनी पड़ रही है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब इसमें फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये प्रोड्यूस हुआ, तो इसमें एक कंपाउंड से, ये देखो एक कंपाउंड से हमें 2-3 प्रोडक्ट मिले। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये डिकम्पोज हुआ और इसने इतने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। चलो इसको पढ़ लेते हैं। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन is a reaction in which compound breaks down into 2 or more simpler substance, मतलब इसमें एक कंपाउंड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जैसे फेरस सल्फेट ब्रेक हुआ है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, किसके देने पे, हीट के देने पे, ठीक है। तो ये इसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं। थर्ड है हमारा, नहीं, अब इसमें एक चीज़ ध्यान से देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स हैं, पहले उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हम चलेंगे थर्ड रिएक्शन पे, ठीक है। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन का पहला टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब इसमें भी डिकम्पोज हो रहा है, एक कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है, 2-3 टुकड़ों में टूट रहा है, किसकी मदद से, थर्मल हीट की मदद से, तो इसको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल हमने लिया है किसका, लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट को जब हम बॉईल करते हैं बर्नर के ऊपर टेस्ट ट्यूब में, तो हमें क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसमें क्या हो रहा है, ये कंपाउंड लेड नाइट्रेट ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। इसी को कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल क्यों, क्योंकि हम इसमें हीट दे रहे हैं, कैरीड आउट बाय हीटिंग, ठीक है। चलो अब इसका सेकेंड टाइप पढ़ लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या है, इसमें अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है सनलाइट की मदद से। पहले था AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, अब ये सनलाइट पड़ी इसके ऊपर, ठीक है। हमने क्या किया, इस रिएक्शन को सनलाइट की मदद से डिकम्पोज किया, ठीक है, इस प्रोडक्ट इस रिएक्टेंट को, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, 2Ag + Cl2, मतलब हमें सिल्वर मेटल मिल जाएगा। सिल्वर क्लोराइड क्या हो रहा है, सनलाइट की मदद में ग्रे टर्न हो रहा है और हमें सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन किसकी मदद से हुआ, ये हीट की मदद से हुआ, नहीं, ये सनलाइट की मदद से हुआ, तो ये क्या है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं तीसरा टाइप, ये लास्ट टाइप है, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का लास्ट टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। पहले वाले में क्या था, हीट दे रहे थे, दूसरे वाले में लाइट दे रहे थे, अब तीसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। जैसे वाटर का एग्जाम्पल है, जब H2 + O2 वाटर है, तो वाटर से हम H2 और O2 को हम निकाल भी सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करवा सकते हैं हम वाटर से, ठीक है। अब उसी की प्रोसीजर है, ये आपकी बुक में दी हुई है, एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमने एक लेना है मग, प्लास्टिक मग, उसके अंदर हमने पानी भरना है, फिर हमने क्या लेनी है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ये टेस्ट ट्यूब है 2 ले ली, और इसके अंदर भी पानी थोड़ा सा भर करके हमने क्या किया, उसमें मग में डुबा दिया, ठीक है, उल्टा करके डाल दिया। हमने इसको क्या किया है, ग्रेफाइट रॉड
के साथ कनेक्ट किया है। ये ग्रेफाइट रॉड क्या है, देखो लास्ट में इसके रबर स्टॉपर लगा है और ये कनेक्ट हुई है एनोड से और कैथोड से। अब एनोड और कैथोड क्या होते हैं, ये होते हैं कैथोड मतलब नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे। और एनोड पॉइंट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब इसको भैया चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और एनोड पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। हमने स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया और बैटरी के साथ। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, हम कुछ टाइम बाद जब देखेंगे तो यहाँ ऊपर देखो बबल्स दिख रहे हैं, रुको अच्छे से देखो, देखो यहाँ पे बबल्स दिख रहे हैं, हाँ, अब ये गैस प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में अलग अलग गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रोवाइड करने पे यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब हो रहा है तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो, तो हमने तीनों डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप पढ़ लिए हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा टाइप क्या था हमारा, केमिकल रिएक्शन का तीसरा टाइप था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ते हैं। देखो इसमें नाम से पता चला है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, क्या, एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता है, ठीक है। जैसे इसमें AB+C है तो इसमें क्या हो जाएगा, A C के साथ आ जाएगा और B डिस्प्लेस हो जाएगा, B अकेला हो जाएगा, इसको बेदखल कर दिया जाएगा, ऐसे समझ लो। ABC 3 दोस्त थे, इनकी दोस्ती कैसे अब टूट चुकी है, AB के बीच में ज़्यादा दोस्ती थी, C अकेला था, लेकिन अब AC ज़्यादा अच्छे दोस्त हो गए और B अकेला हो गया है, ठीक है। तो अब इसी को हमने एक एग्जाम्पल से समझना है। यहाँ पे क्या है, आयरन है और CSO4 है, मतलब कॉपर सल्फेट। आयरन के सॉलिड हैं, ठीक है, ये नेल, आयरन नेल, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। तो इसके अंदर जब रिएक्शन होता है तो जो SO4 है, ठीक है, ये आयरन सल्फेट बना लेता है, ये इसके ऊपर ये जो रस्ट सी लग जा रही है देख रहे हो, ये आयरन सल्फेट बना लेता है, ठीक है। मतलब पहले आयरन नेल ऐसी थी लेकिन अब ऐसी हो गई, चेंज हो गई, ठीक है, अब दोस्ती इनकी हो गई। और Cu जो है इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में Cu अकेला हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब इसमें क्या, दो दोस्तों की दोस्ती टूटी, दूसरा वाला किसी और के साथ चला गया और एक अकेला हो गया, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन किसको बेदखल करेगा, आयरन Cu को बेदखल करेगा, ये कैसे पता चलेगा, ये अब पता चलेगा हमें रिएक्टिविटी सीरीज से, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं तो SO4 के साथ आ जाएगा, और Cu बेचारा कमज़ोर और उसके नंबर भी कम आते हैं, तो SO4 सोच रहा है कि इसके साथ तो कुछ फ़ायदा है नहीं, तो मैं Fe के साथ ही रहता हूँ, तो Cu इस तरीके से बेदखल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये रिएक्टिविटी सीरीज़ मेटल की भी होती है, नॉन मेटल्स की भी होती है, तो ये हमें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो ये है रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है, यह है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़। इसमें एक नॉन मेटल है हाइड्रोजन, ये हमने कंपैरिजन के लिए लिया है, ठीक है, कंपेयर करने के लिए, ठीक। चलो, अब इसमें हमने क्या देखना है कि ये सारे जो मेटल्स हैं ये मोस्ट रिएक्टिव हैं और ये जो नीचे वाले हैं हाइड्रोजन के ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो आयरन ने क्या किया था, कॉपर को बेदखल किया था। अब देखो 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 आयरन कहाँ है, आयरन ये रहा, आयरन क्या है, मोस्ट रिएक्टिव सीरीज में है। और अब कॉपर कहाँ है भैया, ये तो नीचे बैठा, तो इसीलिए आयरन ने कॉपर को भगा दिया था और कॉपर को जाना भी पड़ा था, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका है इस सीरीज को, देखो ये वाला, ध्यान से इसको पढ़ लो, याद हो जाएगा। प्लीज स्टॉप ब्रो कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा इन नॉइजी टीनी लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज, ठीक है। इसकी मदद से आप याद कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं और ये रिएक्टिविटी टेबल आप अगर डिफरेंट जगह पे देखोगे तो ये अलग अलग होती जाती है, क्योंकि बहुत सारे मेटल हैं तो ये अलग अलग जगह पे डिफरेंट रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, ठीक है। कुछ एलिमेंट मिसिंग होंगे जैसे कि ये तो, लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी सही है, ठीक है, आप इसको भी याद कर सकते हो और कहीं और बेटर मिले तो आप उसको भी याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एलिमेंट्स मेटल्स बहुत सारे हैं तो सबको लिखते तो रिएक्टिविटी सीरीज ज़्यादा लंबी हो जाती, याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो जो मोस्टली यूज होते हैं उन्हीं को लिखते हैं, ठीक है। चलो, अब हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ ली, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप क्या है,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन डबल हो रहा है। यहाँ कोई अकेला नहीं है, देखो ए बी दोस्त थे, सी डी दोस्त थे, इन्होंने अपनी सीट चेंज कर ली, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ए डी के साथ चला गया और बी सी के साथ चला गया। देखो यहाँ कोई अकेला नहीं हुआ है, कोई बेदखल नहीं हुआ है, यहाँ पे बस सीट एक्सचेंज हुई है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट को याद रखने का तरीका है कि वहाँ पे एक दोस्त बेदखल हो जा रहा है, ठीक है, एक अकेला हो जा रहा है, और ये हो रहा है रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो दूसरे वाले को, कम रिएक्टिव वाले को बेदखल कर रहा है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे बस सीट एक्सचेंज हो रही है, वो अभी भी साथ में ही हैं लेकिन बस उनके एलिमेंट्स उन्होंने चेंज कर लिए, ठीक है। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स थे वो चेंज हो गए। अब ये चेंज कैसे होते हैं, ये होते हैं आयन की मदद से, ये आयनिक चार्ज की मदद से चेंज होते हैं। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं एलिमेंट्स के ऊपर, उनकी मदद से, ठीक है। A double displacement reaction is a type of reaction where two compound react and the positive ion cation and the negative ion anion of two reactants switch places। इन्होंने देखो क्या लिखा है, इस वर्ड को याद है, switch places, जगह बदल ली, forming two new compound और product, ठीक है। अब ये देखो Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट, और बेरियम क्लोराइड है BaCl2। अब इसमें क्या हुआ भैया, Ba चला गया SO4 के साथ, BaCO बना लिया, और NaCl साथ में आ गया तो ये 2NaCl हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई बेदखल नहीं हुआ है, बस सीट एक्सचेंज हुई है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये आयनिक एक्सचेंज होता है, ठीक है, आयन की मदद से एक्सचेंज। जैसे 2Na पे क्या होता है, प्लस का चार्ज, और Cl पे माइनस का चार्ज, ठीक है। तो ये एक्सचेंज कर लेते हैं, जगह अपनी एक्सचेंज कर लेते हैं। चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ लेते हैं, फिर हम रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ पाएंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ध्यान से देखो। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीजन का या तो गेन हो या तो हाइड्रोजन का लॉस हो, तो उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसी का उल्टा, ठीक है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ समझो, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का गेन कर रहा है, इसीलिए ऑक्सीडेशन हो गया। और कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, ये कॉपर बन जा रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो देखो यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, तो इसीलिए ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। चलो अब इसको रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है देख लेते हैं। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है, रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ, मतलब साथ में हो रहा है। देखो इस वाले रिएक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। देखो कैसे हो रहा है। सबसे पहले इस चाइना डिश में हमने क्या लिया, कॉपर लिया, कॉपर का पाउडर लिया, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में है ही, उसके साथ इसका रिएक्ट हुआ तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब इस कॉपर ऑक्साइड में हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को डाला, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो साथ में चले गए, वाटर बन गया, और कॉपर बेचारा अकेला रह गया, ठीक है, रिड्यूस हो गया। गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब था ऑक्सीडेशन, वही हुआ है यहाँ पे, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब था रिडक्शन, वही हुआ है Cu के साथ, ठीक है। टाटा बाय बाय Cu हो गया उसका, ठीक है। चलो अब रिडॉक्स रिएक्शन भी हमने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब कोरोजन पढ़ना है और रेंसिडिटी। अब ये बिल्कुल चैप्टर खत्म हो रहा है आपका, दो लास्ट टॉपिक हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का इफेक्ट है, इफेक्ट इन्वायरमेंट में जो इफेक्ट होता है। कोरोजन मतलब होता है जंग लगना, सबको पता है, ठीक है। आयरन के ऊपर क्या होता है, जंग लग जाता है। देखो ऐसे ब्रिजेस के ऊपर, पाइप्स के ऊपर खोखली हो जाती है, अंदर से ख़राब हो जाती हैं। कूलर्स होते हैं उनके ऊपर जंग लग जाता है। मतलब कोई भी आयरन का नेल होता है, आयरन की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब पे जंग। अब ये जंग कैसे लगता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, इट इज़ सेड टू कोरोड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जब भी किसी मेटल के ऊपर मॉइस्चर का अटैक होता है या एसिड का अटैक होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। अब आयरन जो होता है शाइनी आर्टिकल होता है जब नया होता है, लेकिन अब उस पर क्या होता है, रेडिश ब्राउन पाउडर का कोटिंग हो जाता है, ठीक है। जब थोड़े टाइम के लिए उसे खुला छोड़ देते हैं तो उस पर मॉइस्चर, नमी वगैरह की वजह से रस्टिंग पड़ जाती है, ठीक है। इसी को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आयरन के साथ तो होता ही है, वैसे सिल्वर के ऊपर भी पड़ जाती है, ठीक है, और कॉपर के ऊपर भी पड़ जाती है। आपने देखा होगा तांबे के लोटे होते हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग, चांदी की पायल होती है वो थोड़ी थोड़ी काली होने लगती है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, कोरोजन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है।
अब कोरोजन क्या करता है, डैमेज करता है क्या, कार की बॉडीज़, क्योंकि आयरन की मदद से बनी होती हैं, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग्स को, शिप्स को, जितने भी मेटल से बने ऑब्जेक्ट हैं और स्पेशली आयरन से बने ऑब्जेक्ट हैं, उन सब पे कोरोजन क्या करता है, अपना इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो कोरोजन मतलब जंग लगना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट टॉपिक, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जंग लगना नहीं, सड़ जाना। ठीक है, आप खाने पीने की चीज़ें जिसमें फैट और ऑयल होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, रेंसिड हो जाती हैं और उनमें से बदबू आने लगती है। ठीक है, उसका स्वाद भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक खुले रख दो तो इसीलिए क्या करते हैं, हम उसको बंद करके एकदम एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, डब्बों में, देखो ऐसे। ठीक है, फिर भी वो कुछ टाइम तक ख़राब हो ही जाते हैं, कुछ टाइम तक ही ठीक रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, बस ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है, लेकिन वो ख़राब तो होंगे ही। ठीक है, ख़राब होने से बचाने के लिए उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाने पड़ते हैं। अब जैसे चिप्स का एग्जांपल लेते हैं। चिप्स मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, अपने चिप्स के बैग के अंदर एक गैस डालते हैं, कौन सी, नाइट्रोजन। क्यों डालते हैं, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तभी तो चिप्स इतने टाइम पहले बना होता है, उस पर एक मैन्युफैक्चरिंग डेट है जिसमें वो 2-3 महीने पहले बना है, लेकिन तुम 2-3 महीने बाद भी खाओगे तो तुमको अच्छा ही लगता है, ख़राब नहीं लगता, उसके टेस्ट में चेंज नहीं आया रहता। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट्स पड़े रहते हैं, ये नाइट्रोजन गैस फ्लश रहती है। ठीक है, चलो आगे हम अब देख लेते हैं। आपका चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपके 2 बेसिक टॉपिक बचे हैं। 2 बेसिक टॉपिक क्या, ये हम पढ़ने होते हैं, मतलब इस चैप्टर में बीच बीच में दिए हुए हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज सबको पता है क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि पत्थर की लकीर हो गया कि मिटेगा नहीं, ये रिवर्स हो जाता है, टेम्पररी चेंज होता है। ठीक है, और केमिकल चेंज उसका उल्टा क्या होता है, परमानेंट होता है, एक बार हो गया तो मतलब हो गया। ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब इसको तुम रिवर्स वापस से उल्टा नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे पानी से हमने बर्फ़ जमाई, ठीक है, फ्रिज में रख के, तो अब उस बर्फ़ को जब मैं बाहर रख दूंगी तो फिर से पानी मिल जाएगा कि नहीं, जब बर्फ़ पिघलेगी तो ये क्या है, टेम्पररी है। लेकिन वहीं पे मैंने लकड़ी जला दी तो एक बारी जलने के बाद हमें क्या मिल गया, ऐश मिल गया, तो अब उस ऐश से मैं वापस से लकड़ी को ठीक कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। रस्टेड आयरन से मैं वापस अच्छा आयरन बना सकती हूँ, जंग लगे आयरन से मैं वापस से अच्छा आयरन बना सकती हूँ, नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसे ही क्या है, पेपर का एग्जाम्पल है, वुड का एग्जाम्पल है। अब देखो पेपर का एग्जाम्पल देखो, पेपर को अगर हम तोड़ दें, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दें, तो भी पेपर तो पेपर ही रहता है, उसकी फिजिकल चेंज के बाद भी कंपोजिशन तो वही रहती है, पेपर पेपर ही है, उसके मॉलिक्यूल बस रीअरेंज हो गए हैं। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल क्या हो गए, रीअरेंज हो गए। लेकिन यहाँ पे अगर पेपर को मैं जला दूँ तब राख बन जाती है, तब क्या होता है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ही पूरा बदल गया है, चेंज एंटायरली। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल चेंज बस इतना ही था, ये छोटा सा टॉपिक था इस चैप्टर में। अब इसके बाद एक दूसरा बेसिक टॉपिक है, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको एक और बार देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है भाई, जिसमें क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रिलीज हो रहा है। तो किसमें हो रहा था एनर्जी का रिलीज, पता हो रहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। क्यों, और एंडोथर्मिक क्या है, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या हमें देनी पड़ रही थी, एनर्जी हमें देनी पड़ रही थी। ठीक है, जब किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। और जब किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, बर्निंग ऑफ वुड, जब लकड़ी जल रही है तो क्या हीट का रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। और जब कोई प्लांट है उसे ग्रो करना है तो सनलाइट लेनी पड़ रही है, हीट एनर्जी लेनी पड़ रही है, तो इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे एंडोथर्मिक। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।